हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब तक के हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप सेकंड के कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ द एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो आप देखिए कि बेरिलियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो उसके दूसरे फैमिली मेम्बर्स के अंदर नहीं होती है, वो प्रॉपर्टीज़ आपको जो है बेरिलियम के अंदर मिलेगी। सो इट इज़ सेड टू बी एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, हम वन बाय वन उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहली देखिए कि बेरिलियम हैज़ एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, ये जो है बेरिलियम की जो है आप देख रहे हो कि एटॉमिक और आयोनिक साइज जो है बहुत स्मॉल होती है एंड दस डज नॉट कंपेयर वेल विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। Because of high ionization enthalpy and small size, beryllium forms compounds which are largely covalent and get easily hydrolyzed। तो आप देखिए कि enthalpy of ionization, जिसको आप नाम दोगे डेल्टा IH, दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये बेरिलियम की जो है बहुत ही हाई होती है और स्मॉल साइज होने की वजह से ये बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड जो फॉर्म करते हैं जो कि बहुत इजीली हाइड्रोलाइज होते हैं, वाटर के साथ जो है रिएक्ट होते हैं। तो ये एक एनोमलस बिहेवियर है बेरिलियम का। सेकंड जो बिहेवियर होगा दैट इज़ बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। तो आप यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम CN कहेंगे, इज़ नॉट मोर देन 4। इसकी वजह क्या है कि आप बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, बेरिलियम Z इज इक्वल टू 4। तो आप देखिए 1s2 2s2 इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन बाय द वे, अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ होते भी हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जबकि अदर फैमिली मेम्बर्स अपना कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 भी जो है शो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। अदर फैमिली मेम्बर्स के अंदर आपको जो है 3d ऑर्बिटल जो है वैकेंट मिलेगा। तो ये एलिमेंट्स जो बेरिलियम के फैमिली मेम्बर्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को d ऑर्बिटल में प्रोमोट करके अपनी वैलेंसी को जो एक्सपांड कर सकते हैं और इस तरह से उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है। तो ये यह बात आपको जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है कि बेरिलियम के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा जो एक्सटेंड नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर वजह सिर्फ ये है कि इसके अंदर बेरिलियम में आपको 3d ऑर्बिटल जो है नहीं मिलेगा, जबकि अदर फैमिली मेम्बर्स के अंदर 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो d ऑर्बिटल्स के अंदर प्रोमोट करेंगे और इस वजह से अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सटेंड करेंगे और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक के अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ द बेरिलियम ग्रुप ये जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। थर्ड जो इसका एनोमलस बिहेवियर है बेरिलियम का, द ऑक्साइड and hydroxide of beryllium unlike the hydroxide of other elements in the group are amphoteric। तो आप यहाँ पर देखिए जो बेरिलियम का ऑक्साइड है जिसको हम BeO कहेंगे और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड जिसको हम BeOH ट्वाइस कहेंगे, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मीनिंग क्या होता है कि दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज अ बेस। तो इस तरह से ये 3 इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज़ है बेरिलियम की जो उसी के खुद के अदर फैमिली मेम्बर्स के अंदर आपको नहीं मिलेगी। सो इट इज़ कॉल्ड एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उसमें S ब्लॉक के 2 ग्रुप हो गए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन कर दूँ कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो इसके अंदर जो है आपको S एंड T ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल मिलेंगे। पीरियोडिक टेबल के ये 2 ग्रुप जो है
ये पूरे के पूरे जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे, जिसमें आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 ये होगा एस ब्लॉक से, और पी ब्लॉक से आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का अगर आप जो है ग्रुप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ग्रुप्स होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर जो है इंक्लूडेड होंगे, जो कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो आप देखिए कि ग्रुप नंबर 2 के बाद जो है आपको ग्रुप नंबर 13 मिलता है, तो ये जो है बेरिलियम का ग्रुप है, और ग्रुप नंबर 13 जो है ये बोरॉन का है, और बोरॉन के बाद जो है आपको एक एलिमेंट मिलेगा एल्यूमिनियम। तो इस तरह से आप देखोगे इन दोनों की जो पोजीशन होगी, दिस पोजीशन इज़ डायगोनल, एंड बेरिलियम शोज़ सम similar properties as that of the aluminium which is present into the group number 13 of the periodic table. So these properties are said to be diagonal relationship. तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज़ हमको मिलेंगे, जिसके अंदर बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है आइडेंटिकल होगी। सच आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेड टू बी डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो चलिए देखते हैं ये डायगोनल रिलेशनशिप या आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बिटवीन बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या है। तो लेट अस सी डायगोनल relationship between बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो इसके अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये प्रॉपर्टीज़ किस वजह से अराइज होती है। तो लुक यार, द आयोनिक रेडाई ऑफ Be2+ इज़ एस्टिमेटेड टू बी 31 पिकोमीटर। Be2+ का जो आयोनिक रेडियस है वो जो है आपको मिलेगा 32 पिकोमीटर। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर देखोगे कि द चार्ज रेडियस रेशो इज़ नियरली सेम एज दैट ऑफ Al3+ आयन। तो आप यहाँ पर जो Be2+ का जो चार्ज रेडियस रेशो है दिस रेशो इज़ नियरली इक्वल टू Al3+ आयन। तो इस तरह से यहाँ पर देखोगे कि दिस शोज़ सम रिजेम्बलेंस विथ एल्यूमिनियम इन सम वेज। तो आप देखोगे कि बेरिलियम का कुछ रिजेम्बलेंस जो है एल्यूमिनियम के साथ होगा, मीन्स बेरिलियम शोज़ सम आइडेंटिकल और सिमिलर और सेम प्रॉपर्टीज़ एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम। सो इट इज़ कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले आप देखिए कि लाइक एल्यूमिनियम बेरिलियम इज़ नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो आप देखिए कि एल्यूमिनियम जो है ये जो है अपनी सरफेस पर जो है ऑक्साइड फिल्म फॉर्म करती है। तो इसी तरह से बेरिलियम के ऊपर भी आपको ऐसी ही ऑक्साइड फिल्म जो मिलेगी। इसकी वजह से इट इज़ नॉट रेडिली अटैक्ड बाय द एसिड्स। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी मिलती है बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। सेकंड प्रॉपर्टी, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ अल्कली टू गिव बेरिलेट आयन। जब आप जो है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस ऑफ अल्कली में डिज़ोल्व करोगे तो वो फॉर्म करेगा बेरिलेट आयन, जिसका फार्मूला है BeOH4 2-। दिस इज कॉल्ड एज बेरिलेट आयन। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी अल्कली के साथ जो है रिएक्ट करोगे तो इट विल फॉर्म द एल्यूमिनेट आयन। तो एल्यूमिनेट आयन देखिए क्या होगा, दिस इज़ AlOH4-। तो दोनों के अंदर जो है आपको इस तरह के आयन्स मिलेंगे, इट इज़ एल्यूमिनेट आयन। तो जैसे बेरिलेट आयन मिल रहा है अल्कली के साथ रिएक्ट होने पर, इसी तरह से एल्यूमिनेट आयन जो है मिलेगा अल्कली के साथ रिएक्ट होने पर दोनों के हाइड्रोक्साइड्स। मींस आप बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड को अल्कली के साथ रिएक्ट कीजिए, इसी तरह से एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड को अल्कली के साथ रिएक्ट कीजिए, तो करस्पॉन्डिंग मेटल के जो है आपको इस तरह से आयन्स मिलेंगे जो कि बेरिलेट आयन और एल्यूमिनेट आयन्स होंगे। ओके, तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि बोथ
आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज़, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी मीन्स अल्कली के साथ रिएक्ट होने के बाद यह इस तरह के जो है ये आयंस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी, द क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव द क्लोरीन ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है आप दोनों के क्लोराइड्स लीजिए, फॉर एग्जांपल बेरिलियम का क्लोराइड और इसी तरह से अगर आप एल्यूमिनियम का क्लोराइड लेते हो तो BeCl2 और AlCl3, तो ये क्लोराइड ब्रिज्ड मेटल क्लोराइड फॉर्म करते हैं। इन दोनों के अंदर आपको जो है क्लोराइड ब्रिज्ड मेटल क्लोराइड जो है फॉर्म होते हैं, और ये क्लोराइड्स दोनों के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है ये सॉल्युबल होते हैं एंड दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ये जो है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड के तौर पर जो है ये बिहेव करते हैं। दे विल एक्ट एज a strong Lewis acid and they are used in Friedel-Crafts reaction। तो हम यहाँ पर जाए Friedel-Crafts रिएक्शन के अंदर इन लुईस एसिड कैटालिस्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है लुईस एसिड कैटालिस्ट के तौर पर जो है एक्ट करते हैं BeCl2 एंड AlCl3। तो इस तरह से ये जो है आपको कॉमन प्रॉपर्टीज़ मिलेगी क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड क्लोराइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। उसके बाद देखिए कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। बेरिलियम और एल्यूमिनियम आयंस के अंदर आपको कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी मिलेगी। तो एग्जांपल आप देखिए कि बेरिलियम जो है फ्लोरीन के साथ ये बनाएगा BeF4-, इसी तरह से एल्यूमिनियम बनाएगा AlF6-। इस टाइप के जो है कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्सेस के आयंस जो है आपको मिलेंगे जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के अंदर जो है कॉमन होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो इस तरह से ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको जो है बेरिलियम की मिलती है, एक एनोमलस प्रॉपर्टीज़ और दूसरी डायगोनल रिलेशनशिप। चलिए आप आते हम सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। जैसे हमने अल्कली मेटल्स के अंदर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम स्टडी किया था, इसी तरह से हम यहाँ पर जो है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम जो स्टडी करेंगे। और इसके अंदर जो है सबसे पहला जो कंपाउंड होगा दैट इज़ कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्साइड और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्विकलाइम। तो पहला होगा कैल्शियम ऑक्साइड और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्विकलाइम, जिसका फार्मूला आपको मिलेगा CaO। तो यह है कैल्शियम ऑक्साइड। दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल बाय हीटिंग लाइम स्टोन इन अ रोटरी किल्न एट अबाउट 1070 to 1270 केल्विन। तो यहाँ पर जो रोटरी किल्न एक ये डिवाइस है जिसके अंदर जो है आप इसको जो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, किसकी? लाइम स्टोन की। लाइम स्टोन को जो है स्ट्रांगली हीट करना है और उसका वर्किंग टेम्परेचर होगा 1070 to 1270 केल्विन पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या होगा, लुक हियर CaCO3, दिस इज कॉल्ड एज लाइम स्टोन। इसको आप जो है डायरेक्ट हीट कीजिए 1070 to 1270 केल्विन पर, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होगी और आपको यहाँ पर मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज़ कॉल्ड एज क्विकलाइम, ये जो है इसका नेम है। दिस इज़ नथिंग बट क्विकलाइम। तो ये एक जो है बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्विकलाइम का, जिसको आप जो है कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्विकलाइम जो है कह सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रही है, इट इज़ रिमूव्ड एज सुन एज इट इज़ प्रोड्यूस टू इनेबल द रिएक्शन टू प्रोसीड टू कंप्लीशन। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन आप अगर फ़ौरन इस कार्बन डाइऑक्साइड को इमीडिएटली अगर इसमें से आप निकाल देते हो तो रिएक्शन जो अपने कंप्लीशन की तरफ जाएगी और आपको कैल्शियम ऑक्साइड जो है प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये होता है
वाइट एमोर्फस सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो ये होता है वाइट एमोर्फस सॉलिड, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज़ वेरी हाई, दैट इज़ अबाउट 2870 केल्विन। 2870 केल्विन बहुत हाई जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इट एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप जो कैल्शियम ऑक्साइड को एक्सपोज कर दो एटमॉस्फेयर में, इसको आप जो है खुला छोड़ दो, तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्सॉर्ब करेगा। तो अगर मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो वाटर लिखेंगे, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। और इसी तरह से ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक एब्सॉर्ब करता है, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से जो है दो रिएक्शंस आपको इसके अंदर मिलती है, दो प्रॉपर्टीज़ मिलती है कि आप इसको अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर अगर इसको एक्सपोज कर दीजिए, तो ये दो प्रोडक्ट जो इसके अंदर बनते हैं बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर एंड द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लम्प्स ऑफ लाइम। लम्प्स ऑफ लाइम, यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल के लिमिटेड एडिशन से जो है ये लम्प्स ऑफ लाइम क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लैकिंग ऑफ लाइम। दिस इज कॉल्ड एज स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो ये जो है लाइम, लम्प्स ऑफ लाइम जो है ब्रेक डाउन होते हैं, और इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो क्विक लाइम स्लैक्ड विथ सोडा गिव्स सॉलिड सोडा लाइम। तो ये जो है स्लैक्ड लाइम जो है, आप इसको क्या कीजिए, सोडा के साथ जो है क्विक लाइम और क्विक लाइम स्लैक्ड विथ सोडा, जब आप इसको जो है मिक्स करोगे, क्विक लाइम को आप क्या कीजिए कि सोडा के साथ जो है इसको जो है मिक्स कीजिए, तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ सॉलिड सोडा लाइम। तो क्विक लाइम स्लैक्ड विथ सोडा गिव्स अ सोडा लाइम। तो ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा सोडा लाइम। ओके। उसके बाद देखिए एक चीज़ और है कि बीइंग अ बेसिक ऑक्साइड इट कंबाइंस विद एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। तो ये जो है बेसिक ऑक्साइड होने की वजह से इसको आप जो है बहुत आसानी के साथ किसी भी एसिडिक ऑक्साइड के साथ जो है हाई टेम्परेचर पर कंबाइन कर सकते हो। तो देखिए क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को आप SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्ट कीजिए हाई टेम्परेचर पर, तो इट गिव्स राइज टू CaSiO3। दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम सिलिकेट। इसी तरह से इस कैल्शियम ऑक्साइड को आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, दैट इज़ P4O10। दिस इज़ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ध्यान रखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो इट गिव्स राइज टू कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर आपको जो ये प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम फॉस्फेट का, और यहाँ पर आपको मिलेगा कैल्शियम सिलिकेट का। तो ये आप ये यहाँ पर इसको लिख सकते हो, दिस इज़ बेसिक, ये बेसिक नेचर है। इसी तरह से ये भी बेसिक नेचर है, एंड दीज ऑक्साइड्स आर दी एसिडिक नेचर। तो इस तरह से इसके साथ जो है बहुत आसानी के साथ रिएक्शन होगी और कुछ स्टेबल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ कॉल्ड एज क्विक लाइम। चलिए देखते हैं यूजेस इसके जो है क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली। तो ये सबसे पहला जो इसका यूज़ होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट के अंदर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सीमेंट के मैन्युफैक्चर में इसको जो यूज़ किया जा सकता है, और साथ ही साथ इट इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली। अल्कली का जो है ये सबसे सस्ता, सबसे जो है चीपेस्ट फॉर्म है, जिसको आप जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है कह सकते हो। उसके बाद आप देखिए कि इसका जो है यूज़ क्या है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा।
मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम कार्बोनेट के मैन्युफैक्चर में कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से इट इज़ एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर और इसी तरह से मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ। कलर के मैन्युफैक्चर के अंदर जो है कैल्शियम ऑक्साइड को हम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ कॉल्ड क्विकलाइन। इसके बाद वाला जो कंपाउंड है हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ कॉल्ड एज स्लैग्ड लाइम। तो देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आपको मिलेगी। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम है, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम जिसका फार्मूला होगा CaOH ट्वाइस। तो हम देखेंगे कि अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और इसको हम जो है कैसे प्रिपेयर करेंगे। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विकलाइम दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आप जो है वाटर ऐड कीजिए, दिस इज़ क्विकलाइम। तो क्विकलाइम के अंदर जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे इट गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक बिल्कुल सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है स्लैग्ड लाइम का जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हो। इट इज़ अ वाइट एमॉर्फस पाउडर एंड इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर जो है कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होती है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है। द एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ नोन एज लाइम वाटर। aqueous solution of calcium hydroxide is called as lime water। इसको हम जो है लाइम वाटर कहेंगे। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सोल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड एज लाइम वाटर। और इसी तरह से इसका जो सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ कॉल्ड एज मिल्क ऑफ लाइम। ये बस छोटी छोटी टर्म जो है याद रखिए, इस पर से भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वियस सोल्यूशन होगा इट इज़ कॉल्ड एज लाइम वाटर, और सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज़ कॉल्ड एज मिल्क ऑफ लाइम। तो ये चीज़ जो है आपको नोट करना है। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू वाटर it turns when carbon dioxide is passed through lime water it turns milky due to the formation of calcium carbonate। तो आप देखिए इसके अंदर जो है रिएक्शन क्या होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप जो है लाइम कह रहे हो, तो लाइम वाटर के अंदर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस पास करोगे तो ये मिल्की होगा। तो देखिए क्या होगा, लुक हियर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द लाइम स्टोन। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइम स्टोन इट टर्न्स मिल्की, ये जो है मिल्की नेचर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मिल्की हो जाएगा और साथ में जो है आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ये रिएक्शन को आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए जो है यूज़ कर सकते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की बना देती है। तो ये सॉल्यूशन जो है टर्बिड हो जाएगा एंड टर्बिडिटी अराइजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द प्रेसिपिटेट डिजॉल्व। ये जो प्रेसिपिटेट है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेस इसमें पास करते हो तो ये प्रेसिपिटेट जो है डिजॉल्व हो जाएगा एंड दिस डिजोल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
जब आप इसमें से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से आपको यहाँ पर जो है ये प्रेसिपिटेट जो है डिज़ोल्व होता हुआ दिखेगा। तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये मिल्क की जो सोल्यूशन बन रहा है, ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये प्रेसिपिटेट क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा और ये डिज़ोल्यूशन की वजह होगी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट एंड इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो आप देखिए जो मिल्क ऑफ लाइम है, आप इसको जो है रिएक्ट कीजिए क्लोरीन के साथ। तो लुक हियर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कीजिए, तो इट विल फॉर्म CaOCl2 प्लस ClCl2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो CaOCl2 है, दिस इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर and it is nothing but calcium hypochlorite. Calcium hypochlorite and it is the constituent of bleaching powder। तो ये जो है आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरह से ये जो है इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आप देखिए यहाँ पर इसके जो है कुछ यूजेस हैं। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेलेक्ट लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए वन बाय वन यूजेस। द फर्स्ट यूज इज़ दैट दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार। आप इसको जो है नाम दीजिए मोर्टार, और ये मोर्टार जो होगा इट इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल। प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, इट इज़ नथिंग बट अ बिल्डिंग मटेरियल। तो एक बिल्डिंग मटेरियल है जिसका नाम है मोर्टार। तो इस मोर्टार के प्रिपरेशन में हम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन वाइट वाश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। तो ये जो है इसका डिसइंफेक्टेंट भी होता है, ये इट हैज़ अ डिसइंफेक्टेंट नेचर, और इस नेचर की वजह से इसको वाइट वाश बनाने में जो है इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाइट वाश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। नेक्स्ट, इट इज़ यूज इन मेकिंग ग्लास इन टैनिंग इंडस्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। इतने सारे जो इसके एप्लीकेशंस है। कौन कौन सा है? मेकिंग ग्लास, इसी तरह से टैनिंग इंडस्ट्रीज़। टैनिंग इंडस्ट्रीज़ मीन्स जो स्किन होती है, जो एनिमल्स की स्किन होती है, उस स्किन को जो है साफ़ करके और उसके ऊपर से जो है जितने भी सब हेयर्स वगैरह होते हैं, उन सारे हेयर्स को जो है साफ़ करके उसको बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम जो है फ्लफ़ी, मुलायम और सॉफ्ट बनाया जाता है, ताकि हम उसको जो है यूज़ कर सकें। हम उसके ज़रिए से बहुत सारी जो है चीज़ें हमारे डेली यूज़ की जो है बना सकें। उस प्रोसेस को हम जो है टैनिंग ऑफ लेदर कहेंगे। तो टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है यूज़ किया जाता है। इसी तरह से मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और इसी तरह से प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। तो इतनी सारी जगहों पर जो है आप इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको हम सेलेक्ट लाइम कह रहे हैं, इसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम है जिसको हम सेलेक्ट लाइम कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए थर्ड हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड जो कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है CaCO3। बहुत ही सिंपल
इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑकर्स इन नेचर इन सेवरल फॉर्म्स लाइक लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल एट्सेट्रा। तो नेचर के अंदर जो इसका जो अबंडेंस है या नेचर के अंदर जो इसका ऑकरेंस है इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, इन द फॉर्म ऑफ चॉक एंड इन द फॉर्म ऑफ मार्बल। तो इस तरह से जो है आपको नेचुरल अबंडेंस मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का लाइमस्टोन, चाक और मार्बल के फॉर्म के अंदर। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लैग्ड लाइम और बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड। दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो आप देखिए स्लैग्ड लाइम हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लुक हियर CaOH ट्वाइस, इसके अंदर जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पास कर दीजिए तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट लीडिंग बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये एक इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसी तरह से दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि आप जो है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड को रिएक्ट कीजिए, CaCl2 प्लस Na2CO3, बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों जगह पर आपको जो है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन मिलता है। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि हम ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड सिंस दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर अगर जो है आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो तो ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो फॉर्म कर देगा जो कि सॉल्युबल कंपाउंड है, इट इज़ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से जो है पास करना है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ वाइट फ्लफ़ी पाउडर। ये जो है वाइट फ्लफ़ी पाउडर होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ध्यान रखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो ये जो है इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। When heated to 1200 Kelvin, it decomposes to evolve carbon dioxide। तो आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हाई टेम्परेचर पर जब हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होगा। लुक हियर CaCO3 heated up to 1200 Kelvin, it gives rise to CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज होगी और कैल्शियम ऑक्साइड जो इसके अंदर फॉर्म होगा। तो ये जो है एक इसका इम्पॉर्टेंट जो है केमिकल प्रॉपर्टी है कि इसको जो है आप हाई टेम्परेचर पर जो कि 1200 केल्विन है इस पर आप इसको जो है डिकम्पोज कर सकते हो और उसके ज़रिए से आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म कर सकते हो। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप जो है किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को आप हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिए तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा। इसी तरह से आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को आप सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के साथ जो रिएक्ट कीजिए तो इट गिव्स राइज टू कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आप देखिए दोनों जगह पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन मिलता है। तो दिस इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके यूजेस आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। तो लेट अस सी यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम। तो इसको जो है आप बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड इन द फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है। कैल्शियम कार्बोनेट along with मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज ए फ्लक्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इन दोनों को आप जो है एज ए फ्लक्स यूज़ कर सकते हो।
अब ये फ्लक्स क्या है, हम जब मेटलर्जी का चैप्टर जो स्टडी करेंगे उसके अंदर आपको जो है बताएंगे। तो ये मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के अंदर जो यूज़ होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एलॉन्ग विद मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज ए फ्लक्स इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन की मेटलर्जी के अंदर, आयरन के एक्सट्रैक्शन के अंदर जो इसको एज ए फ्लक्स जो है यूज़ किया जाता है। स्पेशली प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एक्सट्रीमली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। कैल्शियम कार्बोनेट को हाई क्वालिटी पेपर बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जिसको आप स्पेशली प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हो, एंड दैट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एंटासिड। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको आप जो है एंटासिड के तौर पर भी जो है यूज़ कर सकते हो, जिसमें इंक्रीज्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसाइड द स्टमक जो होता है, जिसको आप सिंपली एसिडिटी कहोगे, तो एसिडिटी रिमूव करने के लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट को एज एन एंटासिड जो है यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से इट इज़ यूज एज अ माइल्ड एब्रेसिव। ये माइल्ड एब्रेसिव के तौर पर जो है यूज़ होगा। और इसी तरह से इट इज़ द माइल्ड एब्रेसिव यूज्ड इन टूथपेस्ट। इसको जो है माइल्ड एब्रेसिव टूथपेस्ट के अंदर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। एब्रेसिव मीन्स ये रगड़ पैदा करता है, तो उसकी वजह से जब आप जो है टूथपेस्ट को जब अपने दांतों पर जो है आप जब उसको रब करते हो, तो उसकी रबिंग की वजह से जो हमारा जो टूथ है, जो इनामिल होता है उसका, वो जो है शाइनी अपीयरेंस आता है, तो इसको हम जो है एब्रेसिव कहेंगे। तो एब्रेसिव मीन्स ये रगड़ पैदा करता है, तो ये टूथपेस्ट के अंदर जो यूज़ होता है। इसी तरह से इट इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ च्यूइंग गम। जो च्यूइंग गम होता है उसके अंदर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है कंस्टिट्यूएंट होगा। और इसी तरह से इट इज़ यूज एज ए फिलर इन कॉस्मेटिक्स। जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर ये फिलर के तौर पर जो है यूज़ होता है। तो पाउडर फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है यूज़ होगा एज ए फिलर इन कॉस्मेटिक्स। तो इस तरह से ये जो है तीसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हुआ कैल्शियम का, दैट इज़ कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद हम जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कैल्शियम सल्फेट, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है, इसके यूजेस क्या होंगे, कैसे इसको जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दैट इज़ the fourth compound of calcium, and it is called as plaster of Paris. It is called as plaster of Paris। और इसका जो फार्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके अंदर जो है हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं हेमीहाइड्रेट। ये मोनोहाइड्रेट नहीं है, बल्कि इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको हेमीहाइड्रेट करें। या सिंपली आप इसको CaSO4 H2O भी लिख सकते हो, जिसमें आप जो है वाटर को अगर कंप्लीट लिखना चाहो तो फिर कैल्शियम सल्फेट को आप जो है 2 नंबर्स में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये मॉलिक्यूल जो है इसको हम सिंपली नाम देंगे कैल्शियम सल्फेट, एंड इट इज़ कॉमनली नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कैसे होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको हम नाम देंगे इट इज़ द हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इट इज़ हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो आप यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये भी जो इसका रिप्रेजेंटेशन का मोड है। नाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड और इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। और ये जिप्सम क्या है, देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, दिस इज़ कॉल्ड एज जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इट इज़ कॉल्ड एज जिप्सम। तो जिप्सम को आप जो है हीट कीजिए 393 केल्विन पर, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो देखिए क्या होगा, 2 नंबर्स जो है आप यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, जिसको आप जो है जिप्सम कह रहे हो, इसको आप जो है हीट कीजिए 393 केल्विन पर। तो 393 केल्विन पर जब आप इसको हीट करोगे तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू 2 CaSO4 H2O प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स।
यहाँ पर आप देखिए 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, जिसमें एक यहाँ पर बच रहा है और 3 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होंगे। तो आप इसको नाम दीजिए, दिस इज कॉल्ड एज हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और इसी के साथ साथ जब आप इसको अबव 393 केल्विन पर हीट करते हो तो ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रस। तो ये अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट जो होगा इट इज कॉल्ड एज डेड बर्न्ड प्लास्टर। इट इज कॉल्ड एज डेड बर्न्ड प्लास्टर। कौन सा? जब आप इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अबव 393 केल्विन पर हीट करते हो तो उस वक्त जो आपको कैल्शियम सल्फेट मिलेगा जो कि फ्री फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल होगा, जिसको आप नाम दोगे अनहाइड्रस। दिस इज कॉल्ड अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और ये अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को हम नाम देंगे डेड बर्न प्लास्टर। तो ये चीज़ जो है आप जो है ध्यान रखिए कि हम इसको जो है किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बात जो है आप नोट कर लीजिए कि आपके पास जो जिप्सम है ये भी कैल्शियम सल्फेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी कैल्शियम सल्फेट है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि कैल्शियम सल्फेट में पूरा वाटर मॉलिक्यूल है जिसको आप जिप्सम कह रहे हो, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको हेमीहाइड्रेट कह रहे हैं। इट हैज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर। वाटर के साथ जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करोगे तो इसके अंदर जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसको आप कहोगे सेटिंग प्रॉपर्टी। तो वाटर के साथ मिक्स होने पर ये बहुत जल्दी जो है ये सेट होता है, एंड व्हेन इट इज़ मिक्स्ड विद एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इट फॉर्म्स अ प्लास्टिक मास। ये जो है एक प्लास्टिक मास जो है बनाएगा, एंड दिस प्लास्टिक मास गेट्स इनटू अ हार्ड सॉलिड इन 5 to 15 मिनट्स। तो ये जो है हार्ड सॉलिड के अंदर जो कन्वर्ट होगा विद इन 5 to 15 मिनट्स। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ जब इसको मिक्स करोगे तो ये प्लास्टिक मास फॉर्म करेगा जो 5 to 15 मिनट के अंदर जो है हार्ड मास के अंदर जो है कन्वर्ट होगा, हार्ड सॉलिड के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। अब देखिए इसके यूजेस क्या क्या हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। The large use of plaster of Paris is in the building industries as well as plasters। तो यहाँ पर आप इसको building industries and plasters, घरों के ऊपर जो है दीवारों पर और जो छतों पर हम जो है प्लास्टर करते हैं उसके अंदर जो है आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से इट इज़ यूज्ड फॉर इमोबिलाइजिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन। इमोबिलाइजिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। आपके हाथों में या कहीं पे पैर पर या किसी भी बॉडी के किसी भी बोन्स के अंदर अगर फ्रैक्चर आता है तो उसके ऊपर जो है आप क्या करते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है कोटिंग करते हो, जिसकी वजह से वो बाद में हार्ड हो जाता है और इस तरह से वो जो ऑर्गन जहाँ पर जो है बोन का फ्रैक्चर हुआ है वो इमोबिलाइज होता है, मतलब वो हिल नहीं पाता है। जैसे कि आप देखें कि किसी के हाथ पे अगर जो है बोन का फ्रैक्चर आता है तो उसके हाथ को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से उसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है कोटिंग करते हैं और उसके हाथ को जो उसके जो है इसके इस तरह से गर्दन में उसको एक जो है डोरी बांध कर जो है लटका देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड हो जाता है तो ये हैंड की वर्किंग जो है नहीं होती है, इसकी मोबिलिटी मतलब इसकी मूवमेंट जो है ये स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से बोन के जो फ्रैक्चर्स हैं उन फ्रैक्चर्स की जो है दोबारा से सेटिंग जो है बहुत इजीली हो जाती है। तो इमोबिलाइजिंग द ऑर्गन्स इन विच देयर इज़ द बोन फ्रैक्चर ऑकर्ड, तो उसके लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है ऊपर से जो है कोटिंग की जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ये इसका जो है फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट इसका जो है एप्लीकेशन है। इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड इन डेंटिस्ट्री। जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं तो दांतों के जो सैंपल्स होते हैं, दांतों के जो मीन्स उसके जो आर्टिफिशियल बनाना होता है तो उसके सैंपल बनाने के लिए डेंटिस्ट्री के अंदर जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यूज़ होता है।
कैसे जो है दांत का जो शेप होगा वो प्रॉपर शेप लाने के लिए पहले जो है सैंपल के तौर पर जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है दांत बनाया जाता है, फिर जो है वो डेंटल टेक्नीशियंस को देकर उसके साइज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है वैसा दांत जो है बनाकर पेशेंट के जो है उसमें उसको जो है फिक्स किया जाता है। तो डेंटिस्ट्री के अंदर जो है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, वो यूज़ होता है। इसी तरह से इन ऑर्नामेंटल वर्क के अंदर भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यूज़ होता है। तो आप देखिए कि जो लेडीज़ होती है वो बहुत सारे जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर भी जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे जो है ऑर्नामेंट जो है बनते हैं और उसके ऊपर जो है कोटिंग करके उसको जो है अट्रैक्टिव और उसको जो है अच्छे जो है मतलब शाइनी नेचर का जो है उसको बनाया जाता है। तो दिस इज़ यूज्ड इन ऑर्नामेंटल वर्क। इसी तरह से फॉर मेकिंग कास्ट ऑफ स्टैचूज एंड बस्ट, कास्ट ऑफ स्टैचूज़, तो स्टैचूज़ बनाने के अंदर जो है जो उसका सांचा होता है, तो वो सांचा बनाने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यूज़ होता है। तो इस तरह से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है मटेरियल है, जो कैल्शियम का एक कंपाउंड है, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इस तरह से ये कैल्शियम के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब एक स्पेशल जो कंपाउंड है जिसको आप नाम दोगे सीमेंट। तो सीमेंट के अंदर आप देखिए कि कुछ आपको जो है ग्रुप नंबर 2 के कंपाउंड जो होते हैं वो इसके अंदर जो है आपको मिलेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट के तौर पर मिलेगा। तो सीमेंट को हम जो है अलग से जो इसके अंदर जो स्टडी करेंगे। तो आप देखिए कि सीमेंट क्या होती है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। आप देखिए कि हम कहीं भी घर बनाते हैं तो उसके अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ होने वाला जो मटेरियल होता है वो मटेरियल होता है सीमेंट। तो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1824। 1824 में जो है सबसे पहले जो ये इंग्लैंड के अंदर जो है इंट्रोड्यूस हुआ, एंड दैट कंपाउंड और दैट मटेरियल वाज नोन एज सीमेंट। तो इसके अंदर जो है ध्यान रखिए कि इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट का नाम था दैट वाज जोसेफ एस्पडिन। जोसेफ एस्पडिन ये जो है साइंटिस्ट का नेम है, जिसने 1824 के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो है इस मटेरियल को जो है इंट्रोड्यूस किया था। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोर्टलैंड सीमेंट। इसको जो है आप पोर्टलैंड सीमेंट भी कह सकते हो, बिकॉज इसका जो मटेरियल होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इट रिजेंबल्स विद द नेचुरल लाइम स्टोन which is present in the Isle of Portland, Isle of Portland जो कि इंग्लैंड के अंदर है। आइल मीन्स आइलैंड जिसको हम कह सकते हैं, आइलैंड जो है पोर्टलैंड, ये इंग्लैंड का जो है एक आइलैंड है जिसको हम आइल ऑफ पोर्टलैंड कहेंगे। तो यहाँ पर जो लाइम स्टोन प्रेजेंट होता है उसी के जैसा मिलता जुलता मटेरियल आपको जो है सीमेंट के अंदर मिलेगा। देयरफॉर दिस सीमेंट इज़ कॉल्ड एज द पोर्टलैंड सीमेंट। इसको हम यहाँ पर नाम देंगे पोर्टलैंड सीमेंट। तो सीमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर जो कौन कौन से मटेरियल होते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन कौन से मटेरियल जो है कितने परसेंटेज कंपोजिशन पर होते हैं, फिर आगे जो है इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है। तो देखिए सीमेंट जो बनाने में हम जो कंपाउंड जो यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आप देखिए कि जो मटेरियल यूज़ करते हैं दैट मटेरियल मस्ट बी रिच इन लाइम। तो आप देखिए यहाँ पे लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज पर है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट ऑक्साइड है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और ये 50 to 60% है। उसके बाद जो है क्ले जो कि सिलिका इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, क्ले कंटेनिंग सिलिका, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसका परसेंटेज कंपोजिशन जो है 20 to 25% है। उसके बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन और सल्फ़र के जो है डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको आप जो है एल्यूमिना कहोगे ये 5 to 10% है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड जिसको हम मैग्नीशिया कहेंगे इट इज़ अबाउट 2 to 3%। उसके बाद फेरिक ऑक्साइड जो है आपको मिलेगा 1 to 2% और सल्फ़र का ट्राई ऑक्साइड मिलता है 1 to 2%। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोजिशंस ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, जिसके अंदर
अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसको आप जो है कैल्शियम का ऑक्साइड कहेंगे, दिस इज़ द लाइम, ये जो है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कंपोजिशन पे है। फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट द रेशो ऑफ सिलिका टू एल्यूमिना शुड बी बिटवीन 2.5 and 4। तो सिलिका और एल्यूमिना का जो रेशो है ये जो आपको 2.4 to 4 होना चाहिए। अगर आपको जो है गुड क्वालिटी जो है सीमेंट चाहिए तो सिलिका और एल्यूमिना का जो रेशो है दैट मस्ट बी 2.5 to 4, ये जो है इसके अंदर होना चाहिए। और इसी तरह से द रेशो ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू द टोटल ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये जो है इट शुड बी क्लोज एज पॉसिबल टू 2। तो यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये जो है क्लोज टू 2 होना चाहिए। तो ये जो है गुड क्वालिटी सीमेंट जो है प्रोड्यूस करता है। द मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर लाइम स्टोन एंड क्ले, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाइम स्टोन और क्ले जो है ये सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट जो है मटेरियल्स हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, सीमेंट का मैन्युफैक्चर कैसे होगा, सीमेंट को आप जो है कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें क्या करना होगा कि व्हेन क्ले एंड लाइम आर स्ट्रांगली हीटेड टुगेदर दे फ्यूज टुगेदर इन द रिएक्शन टू फॉर्म द सीमेंट क्लिंकर। तो ध्यान रखिए लाइमस्टोन और क्ले को जब आप जो है स्ट्रांगली हीट करते हो तो यहाँ पर जो है एक कंपाउंड, ये दोनों जो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा दैट इज़ कॉल्ड एज सीमेंट क्लिंकर। इट इज़ कॉल्ड एज सीमेंट क्लिंकर। इस सीमेंट क्लिंकर को आपको क्या करना है, इट इज़ मिक्सड विद 2 to 3% बाय वेट ऑफ जिप्सम। तो इस सीमेंट क्लिंकर को आप 2 to 3% बाय वेट ऑफ जिप्सम जब इसके साथ आप मिला देते हो तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा दैट प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एज सीमेंट। तो यहाँ पर आपको जो है सीमेंट मिलता है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। लाइमस्टोन और क्ले को आप जो है हाई टेम्परेचर पर जो हीट कीजिए तो दोनों आपस में जो फ्यूज़ होकर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एज सीमेंट क्लिंकर। फिर उस सीमेंट क्लिंकर के अंदर जो है आप जिप्सम मिलाइए जिसका जो रेशो होगा 2 to 3% बाय वेट, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज सीमेंट। तो ये जो है आपको मॉलिक्यूल मिलेगा सीमेंट का। तो 10 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट। तो आप यहाँ पर देखिए कि पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जो है कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे और वो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स देखिए क्या क्या है। 3 इम्पॉर्टेंट है। एक है डाई कैल्शियम सिलिकेट जो कि 26% पे होगा। डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसका फार्मूला होगा Ca2SiO4 Ca2SiO4 और ये आपको मिलेगा अबाउट 26%। उसके बाद जो दूसरा जो कंपोजिशन है इसके अंदर जो पोर्टलैंड सीमेंट है दैट इज़ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सेकंड कंपोजिशन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और इसका फार्मूला है Ca3SiO5। दिस इज़ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और इसका कंपोजिशन होगा अबाउट 51%। और थर्ड जो आपको मिलेगा दिस इज़ नथिंग बट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इट इज़ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और इसका जो फार्मूला होगा दैट इज़ Ca3Al2O6 Ca3Al2O6 और इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन आपको मिलेगा दैट इज़ अबाउट 11%। तो इस तरह से ये जो है इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट है जो कि डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पर जो है ये कंपोज्ड होता है। तो दिस इज़ अबाउट द सीमेंट। अब देखिए सेटिंग ऑफ सीमेंट कैसे होती है। आप जब सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हो तो किस तरह से उसके अंदर जो है उसकी सेटिंग होगी। तो लुक हियर, सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट की सेटिंग है किस तरह से होती है। तो लुक हियर, व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर
द सेटिंग ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस टू गिव अ हार्ड मास। जब आप सीमेंट के अंदर जो वाटर मिक्स करोगे तो ये जो है हार्ड मास के अंदर जो है थोड़ी देर के बाद जो है कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज़ ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एंड देयर रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो है कंस्टिट्यूएंट जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके हाइड्रेशन और साथ ही साथ जो है उसके रीअरेंजमेंट की वजह से होता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इन पोर्टलैंड सीमेंट इज ओनली टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सीमेंट सेटिंग ऑफ द सीमेंट सो दैट इट गेट्स सफिशिएंटली हार्डन्ड। यहाँ पर ध्यान रखिए कि सीमेंट के अंदर हम जो है जिप्सम जो है मिक्स करते हैं, तो ध्यान रखिए जब सीमेंट की हार्डनिंग होती है अगर जिप्सम उसके अंदर ऐड नहीं होगा तो ये बहुत तेज़ी के साथ जो है हार्ड हो जाएगी और उसकी वजह से उस सीमेंट के मटेरियल में या जो भी आपने उससे जो चीज़ बनाई है उसके अंदर जो है क्रैक्स आने के जो है चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पीडली जो है ये ड्राई होती है और हार्ड होने की वजह से उसके अंदर जो है बहुत सारे क्रैक्स आ सकते हैं। तो इतना इमीडिएट इसकी जो है क्विक जो है इसकी हार्डनिंग ना हो उसके लिए जो है प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए हम उसके अंदर जो है जिप्सम मिलाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो सीमेंट का जो मास होगा वो परफेक्टली जो है हार्ड होगा और उसके अंदर जो है क्रैक्स आने के चांसेस जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखें कि द पर्पस ऑफ एडिशन ऑफ जिप्सम इन द सीमेंट इज़ टू स्लो डाउन प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग। सीमेंट के जो हार्डनिंग का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए हम उसके अंदर जिप्सम जो है ऐड करते हैं। अब देखिए सीमेंट के जो है यूजेस क्या क्या हैं। इट इज़ यूज इन द कंक्रीट एंड री इन्फोर्स्ड कंक्रीट। दो तरह के कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट और एक होता है री इन्फोर्स्ड कंक्रीट। रीइंफोर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंक्रीट मटेरियल, तो उसके अंदर जो है आप सीमेंट का जो है यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से प्लास्टरिंग, जो दीवारों पर या फिर रूफ़ के ऊपर आप जो उसको जो है प्लास्टर करते हो तो उसके अंदर हम जो है सीमेंट जो है मिक्स करते हैं, तो प्लास्टरिंग के अंदर जो है आपको सीमेंट मिलेगी। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स एंड बिल्डिंग्स, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर जो है इसका यूज़ होता है। बिल्डिंग्स, डैम्स और ब्रिजेस वगैरह बनाने के अंदर इसको हम जो है यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द सेटिंग ऑफ सीमेंट एंड यूजेस ऑफ सीमेंट। अब आते हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, तो लुक हियर, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो ग्रुप नंबर 2 जिसको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल कहोगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, एन अडल्ट बॉडी कंटेन्स अबाउट 25 ग्राम मैग्नीशियम एंड 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंपेयर्ड विद ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। तो ध्यान रखिए 25 ग्राम मैग्नीशियम और 1200 ग्राम कैल्शियम आपको जो है एक अडल्ट पर्सन के अंदर जो है मिलेगा, और ये कंपैरिजन होगा 5 ग्राम आयरन और 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर के साथ में। तो आप देख सकते हो कि ये इतना जो है इम्पॉर्टेंट जो हमारी बॉडी के लिए जो है ये नेसेसरी है। द डेली रिक्वायरमेंट in human body has been estimated to be 200 to 300 मिलीग्राम। तो ये हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है 200 to 300 मिलीग्राम, ये हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जो है मैग्नीशियम हमारी बॉडी के अंदर जो इतना मिलना चाहिए। तो ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइजेस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम ATP कहेंगे, इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्स मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। जब आप यहाँ पर देखोगे कि जो एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर जो है फॉस्फेट के ट्रांसफ़र के अंदर ये जो है मैग्नीशियम को एज ए कोफैक्टर जो है रिक्वायर करते हैं। मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर, ये जो है इसके अंदर इसका रिक्वायरमेंट होता है फॉस्फेट के ट्रांसफ़र के अंदर जो ATP के अंदर होगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से आप देखिए कि द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट इज़ अ क्लोरोफिल।
जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है एंड इट इज़ द कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। तो ये जो है मैग्नीशियम का जो कंपाउंड है। तो अबाउट 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम इज़ प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। तो ये हम अपनी खुद की अगर बॉडी देखें तो 99% कैल्शियम जो है ये टीथ और बोन्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है 99% कैल्शियम जो होता है वो टीथ और बोन्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस, इंटर न्यूरल ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड ब्लड कोएगुलेशन। इतनी सारी जगहों पर जो ये इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। कौन कौन सी जगह पर? न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस, इंटर न्यूरल ट्रांसमिशंस, cell membrane integrity and blood coagulation. The concentration of calcium in plasma is regulated at about 100 milligram per liter. ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अबाउट 100 मिलीग्राम पर लीटर जो है आपको मिलेगा ये कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इट इज़ मेंटेन्ड बाय 2 हार्मोन्स। तो ये जो रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा है ये जो है मेंटेन होता है 2 हार्मोन्स की वजह से। एक हार्मोन है कैल्सीटोनिन और दूसरा हार्मोन जो है दैट इज़ अ पैराथायरॉइड। तो इस तरह से आप देखोगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए, या सिंपली आप जो है प्लांट बॉडी के लिए देख सकते हो, जो क्लोरोफिल के अंदर होता है जिसका मेन इंपॉर्टेंट कंपोजिशन होगा मैग्नीशियम, ये हमारे लिए जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखिए कि बोन इज़ नॉट इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। बोन जो है ये इनर्ट भी नहीं होता है और ये अनचेंजिंग सब्सटेंस भी नहीं है, बट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग solubilized and redeposited to the extent of 400 मिलीग्राम पर डे इन मैन। तो यहाँ पर आप देखिए कि बोन जो है ये कोई ऐसा चेंजिंग जो है सब्सटेंस नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली जो है ये क्या हो रहा है, सॉल्युबलाइज्ड हो रहा है और रीडिपॉजिट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 400 मिलीग्राम जो है ये पर डे होता है एक कॉमन मैन के अंदर, एक अडल्ट मैन के अंदर। तो ऑल दिस कैल्शियम पास थ्रू प्लाज्मा। तो ये कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा के ज़रिए से जो है पास होता है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल यूज़ होता है, जिसको आप जो एप्लीकेशंस कह सकते हो, या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है। तो प्लांट बॉडी के अंदर भी ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको आप मैग्नीशियम कहोगे। और कैल्शियम तो हमारी बॉडी के अंदर आप देख रहे हो कि जैसे मैंने बताया आपको कि 99% जो है ये कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर टीथ और बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहले हम जो है ये जो इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर्स हैं, जो एस और पी ब्लॉक है, वो हम यहाँ पर जो है पहले कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आगे के हम जो है 12 के चैप्टर भी इंशाल्लाह जल्द ही जो है शुरू करने वाले हैं। ओके।